हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, अच्छी आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हमारा है औसत परमाणु द्रव्यमान, मतलब एवरेज एटॉमिक मास। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, चाहे वो मतलब 11th की केमिस्ट्री का हो, 12th की केमिस्ट्री का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हो, या फिर किसी भी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन 100% ही आता है। तो इसलिए चलते हैं, आज पढ़ते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ये होता क्या है? प्रकृति में अनेक तत्व एक से अधिक समस्थानिक के रूप में होते हैं। जब हम इन समस्थानिकों की उपस्थिति और उसकी आपेक्षिक बाहुल्यता को ध्यान में रखते हैं तो किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। मतलब किसी भी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं उनकी औसत द्रव्यमान को परिकलित किया जाता है, उसे ही औसत परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जिनकी अपेक्षिक बहुलता और द्रव्यमान हमको ज्ञात करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें देखना होता है किसी भी का एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास, जैसे किसी ने पूछा कि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, तो बोले कि 12 यूनिट होता है। और ऑक्सीजन का किसी ने पूछा तो बोला कि 16 यूनिट होता है। और यदि नाइट्रोजन का किसी ने पूछा तो बोले कि 14 यूनिट होता है। इस प्रकार से हमें एटॉमिक मास ज्ञात होना चाहिए। अब हम देखते हैं इनके आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? जैसे हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, H1, H11, H12 और 1H3। ठीक है, 1H1, 1H2, 1H3। और इनको हम किस प्रकार से लिखते हैं? H1, H2, H3। ठीक है, तो इनका जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, इनका मान क्या, कौन कौन कितने रूप में पाया जाता है? तो H1 99.9% में H1 पाया जाता है, 0.015% H2 पाया जाता है, और 10 to the power -15% H3 पाया जाता है। ठीक है, तो हमें एवरेज एटॉमिक मास ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास बराबर एवेबिलिटी into atomic mass plus
प्लस पहले हमने इसका अवेलेबिलिटी इनटू एटॉमिक मास रखा, फिर दूसरे का रखेंगे, फिर प्लस करेंगे तो फिर तीसरे का रखेंगे और तीनों का काउंट करके जो मान आएगा हम उसे निकालेंगे। सभी को मिलाकर जो मिलता है उसे एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। और इन सभी को जो मिलाकर सभी को मिलाकर जो मिलता है उसे एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है, इन सभी को मिलाकर के जो हमें मिलता है उसे हम एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन आता है हमारे सामने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन को हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है आइसोटोप्स एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये किसके लिए है? कार्बन के आइसोटोप्स है और इसका हमको एवरेज एटॉमिक मास ज्ञात करना है। ठीक है, तो कार्बन के जो एटॉमिक मास C12, C13 और C14, ये तीन हमारे कार्बन के आइसोटोप्स हैं और जिनकी वैल्यू दी हुई है, अवेलेबिलिटी कितनी दी हुई है? 98.892% का। C13 की 1.0108% दी हुई है और C14 की 2 × 10⁻10% दी हुई है। और इनका एटॉमिक मास कार्बन C12 का 12, C13 का 3.0035 और C14 का 14.00133117 ये दिया हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि ये सारी वैल्यू यदि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछेगा तो ये सारी वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो हमको इसका क्या याद करना है? इसका औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका हमको औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले हमको अवेलेबिलिटी
लिखनी होगी। क्या दिया हुआ है? अवेबिलिटी इनटू एटॉमिक मास। ठीक है, अवेबिलिटी इनटू एटॉमिक मास। तो अवेबिलिटी कितनी दी हुई है? 98 पॉइंट। सबसे C1 की, AC12 की कितनी दी हुई? 98 यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है, ये जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 98.892, ये वैल्यू परसेंटेज में दी हुई है। और हम जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम ये वैल्यू परसेंटेज में नहीं, परसेंटेज हटा करके ही लिखेंगे। तो हम जब इसका परसेंटेज हटाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 0.98892 इंटू एटॉमिक मास 12 दिया हुआ है। फिर प्लस कर देंगे, और दूसरा कितना दिया हुआ था? 1.0118, तो इसका हो जाएगा 0.01108 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ था? 30.0035। ठीक है, प्लस कर देंगे, प्लस C14 का कितना दिया हुआ था? 2.2 इंटू 10⁻⁻10% दिया हुआ था। तो इसका हो जाएगा 0.12345678910 यहाँ 2 आ जाएगा इंटू 40.00317, ये इसकी वैल्यू थी। और जब हम इन तीनों का कैलकुलेशन, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 12.011 एटॉमिक मास। ठीक है, ये हमारा आंसर आता है। क्या आता है कि कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान 12 ही होता है, इसे 12 ही मानेंगे। और ये 0.11 वैल्यू है, समथिंग इसको नहीं लिखते हैं, और जब कभी जरूरत पड़ती है तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई कीजिए, और जहाँ भी कोई भी चीज़ की कमी आती है तो भी आप बेझिझक बोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अन्य तत्वों के लिए भी औसत परमाणु द्रव्यमान परिकलित किए जा सकते हैं, और तत्वों की आवर्त सारणी में विभिन्न तत्वों के लिए दिए गए परमाणु द्रव्यमान उन तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान होते हैं। ठीक है, अब हम आगे का टॉपिक लिखेंगे। क्या है? औसत द्रव्यमान, ये वो आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? ठीक है, और सूत्र द्रव्यमान क्या होता है? आणविक द्रव्यमान, शुरू करते हैं कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु
द्रव्यमानों का योग होता है। किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। ठीक है, इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफल योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए मीथेन, जिसमें कार्बन परमाणु और 4 हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित हैं, का आणविक द्रव्यमान इस प्रकार से है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं मीथेन CH4। मीथेन का एग्जाम्पल में CH4 मीथेन का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मीथेन का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो इसमें मीथेन कार्बन का 12.011 प्लस मीथेन H 4 है, हाइड्रोजन का 4 है, तो 4 इंटू CH4 मीथेन के लिए कार्बन का 12.011 प्लस हाइड्रोजन का 4 गुणित 1.008। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, 60.043 U। सिंपली हम यह बताना चाहते हैं कि जो आणविक द्रव्यमान है वो फ्री मॉलिक्यूल के रूप में होते हैं। मतलब ये जो एक अणु है यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यह हमेशा ही फ्री ही रहता है, मुक्त रूप में ही पाया जाता है। और जो सूत्र द्रव्यमान है, जो हमारा सूत्र द्रव्यमान है, वह उसके अणु सूत्र द्रव्यमान जैसे कुछ पदार्थ में उनकी घटकों की इकाइयों के रूप में अणु अलग से उपस्थित नहीं होते हैं। यौगिक में धनात्मक जैसे सोडियम आयन और ऋणात्मक क्लोराइड आयन कण त्रिविमीय संरचना के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं। और यह ध्यान देने योग्य है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है और एक क्लोराइड आयन भी 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। ठीक है, तो सूत्र द्रव्यमान में क्या होता है कि जैसे आयनिक पदार्थ होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं। सूत्र द्रव्यमान में आयनिक पदार्थ सूत्र द्रव्यमान में आयनिक पदार्थ मुक्त नहीं होते, मतलब फ्री नहीं होते हैं, मुक्त नहीं होते हैं, वो क्रिस्टल बना लेते हैं, वो क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, वो क्रिस्टलीय रूप में होते हैं, वो क्रिस्टलीय रूप में होते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन जैसे NaCl है, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड आयन में Na कितने Cl से 6, N जो सोडियम है, सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है। NaCl सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम आयन है
सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से घिरा रहता है और क्लोराइड आयन भी 6 जैसे कि सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयनों से घिरा रहता है, उसी प्रकार हमारे जो क्लोराइड आयन है वो भी 6 सोडियम आयन से घिरा रहता है। इसीलिए ये हैं क्रिस्टल बना लेते हैं और इनका मास निकालने के लिए किसी भी एक मॉलिक्यूल को लेते हैं और इनका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इसलिए ये क्रिस्टल बना लेते हैं और इनका मास निकालने के लिए एक अणु निकाल लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं। फॉर्मूला मास निकाले तो NaCl का फॉर्मूला मास NaCl का फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा? NaCl Na का जो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मतलब आणविक द्रव्यमान कितना होता है 23 प्लस Cl का 35.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 58.5 U। ठीक है, ये हो जाता है हमारा सूत्र द्रव्यमान। दोनों में अंतर क्या हो गया कि जो हमारे आणविक द्रव्यमान है वो फ्री मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाते हैं और जो हमारे सूत्र द्रव्यमान है वो फ्री मुक्त अवस्था में नहीं होते, ये क्रिस्टलीय फॉर्म में पाए जाते हैं। बस इतना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों को जो भी समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और हमें जुड़े रहिए हमारे चैनल केमिस्ट्री की दुनिया में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।